हेलो, नमस्कार और आदाब सब मेरे दोस्तों से। आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस पे। जैसे जैसे हम और गहरे उतरते हैं, तरह तरह के प्लेसमेंट्स समझते हैं, एस्ट्रोलॉजी के मुख्तलिफ पहलुओं को समझते हैं। एस्ट्रोलॉजी का एक अहम कॉन्सेप्ट है लग्न चार्ट या लग्न चार्ट में ग्रहों के प्लेसमेंट्स का रिश्ता डिविजनल चार्ट्स में प्लेसमेंट्स के साथ। अब मैंने थोड़ा बहुत डिविजनल चार्ट्स में ग्रहों के प्लेसमेंट्स पे बात की है, मैंने नवांश पे थोड़ी और बात की है, लेकिन दूसरे डिविजनल चार्ट्स पे मैंने ज्यादा गौर नहीं किया है, जिन पे हम धीरे धीरे एक एक करके बात करेंगे। मैंने दशांशा या दशमांश पे थोड़ा बात किया है, लेकिन द्वादशांशा या सत्यांश पे मैंने ज्यादा बात नहीं की है, उन पे हम बाद में बात करेंगे। लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है उससे पहले कि हम ऊंचे डिविजनल चार्ट्स में जाएं। आज जिन चीजों पे मैं बात करना चाहता हूं और विस्तार से समझाना चाहता हूं, वो है नवांश चार्ट के बारे में कुछ गलतफहमियों की वजह से लग्न चार्ट से उसके रिश्ते को लेकर। अब नवांश चार्ट की बनावट ऐसी है कि ग्रह जब लग्न चार्ट में किसी खास जगह या प्लेसमेंट में होते हैं, तो वो नवांश चार्ट में कुछ खास जगहों पे नहीं जाएंगे। नवांश चार्ट की बनावट ऐसे प्लेसमेंट को रोक के रखती है। मसलन जो ग्रह लग्न चार्ट में मेष राशि में जाता है, वो नवांश चार्ट में मकर या कुंभ या मीन राशि में नहीं जा सकता, चाहे वो कोई भी ग्रह क्यों ना हो। अगर वो लग्न चार्ट में मेष राशि में जाता है, तो आप उस ग्रह को नवांश चार्ट में ना तो मकर में पाओगे, ना कुंभ में, ना मीन में। नवांश की बनावट इसकी इजाजत नहीं देती। अब ये सिर्फ एक इत्तेफाक या नवांश की बनावट ही नहीं है, इसके पीछे एक गहरा मतलब है कि क्यों कुछ ग्रह नवांश के कुछ प्लेसमेंट्स में नहीं रखे जा सकते, जब वो लग्न चार्ट में कुछ खास प्लेसमेंट्स में आ जाते हैं। तो जैसे जैसे हम और गहरे उतरेंगे, हम इस पे बात करेंगे, लेकिन मैं एक लेवल पे शुरू करना चाहता हूं जहां मैं लग्न में कुछ ग्रहों के प्लेसमेंट्स और नवांश के बीच के रिश्ते पे बात करूं और बताऊं कि नवांश की सीमा कहां आती है, ये सीमा क्यों आती है, और आखिर में लग्न और नवांश की एनर्जीज कैसे मिलके हमारे लिए कुछ नतीजे पैदा करती है। अब उन 7 ग्रहों में से जो है सूरज, चांद, मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति, शनि, चलिए हम चंद्रमा और सूरज जैसे रोशनाई देने वालों को अलग रखते हैं और बाकी 5 ग्रहों पे बात करते हैं। ये पांचों ग्रह 2-2 राशियों पे रखवाली करते हैं। अब इन 5 ग्रहों में से 3 ग्रह बुध, शुक्र और मंगल आउटलायर हैं या बृहस्पति और शनि से अलग है। वजह ये है कि जब आप देखते हैं कि लग्न और नवांश चार्ट में ग्रहों के प्लेसमेंट्स कैसे काम करते हैं, तो आप पाएंगे कि ये ग्रह जब लग्न चार्ट में अपने मूल त्रिकोण राशियों में जाते हैं, तो वो नवांश चार्ट में वर्गोत्तम भी जा सकते हैं, हालांकि वो अपनी दूसरी राशियों में भी जा सकते हैं। तो अगर मंगल लग्न चार्ट में मेष राशि में जा रहा है, तो मंगल नवांश चार्ट में या तो मेष राशि में जा सकता है या अपनी दूसरी राशि वृश्चिक में भी जा सकता है। ठीक उसी तरह बुध के साथ, अगर बुध कन्या राशि में है, जो उसकी मूल त्रिकोण राशि है, नवांश चार्ट में, तो वो नवांश चार्ट में कन्या और मिथुन दोनों में जा सकता है। ठीक उसी तरह शुक्र के साथ, अगर शुक्र तुला राशि में जा रहा है, जो उसकी मूल त्रिकोण राशि है, तो वो नवांश चार्ट में वृषभ और तुला दोनों में जा सकता है। लेकिन आउटलायर क्या है? आउटलायर ये है कि अगर इन तीनों ग्रहों में से कोई लग्न चार्ट में दूसरी राशि में जाता है, मसलन शुक्र अगर लग्न चार्ट में वृषभ राशि में जाता है, तो वो नवांश चार्ट में कभी तुला राशि में नहीं जाएगा, और अगर बुध लग्न चार्ट में मिथुन राशि में जाता है, तो आप उसे नवांश चार्ट में कभी कन्या राशि में नहीं पाओगे। अगर मंगल लग्न चार्ट में वृश्चिक राशि में जाता है, तो वो नवांश चार्ट में कभी मेष राशि में नहीं जाएगा। तो ये तीनों ग्रह जब लग्न चार्ट में दूसरी राशि में जाते हैं, तो उन्हें अपनी ही राशि की, अपनी दूसरी राशि की, अपनी ही मूल त्रिकोण राशि की एनर्जी में दाखिल होने से रोक दिया जाता है या उनका दाखिला मना कर दिया जाता है। तो ये 3 आउटलायर है, यानी कि जब ग्रह दूसरी राशि में जाता है, जो मूल त्रिकोण राशि की एनर्जी के मुकाबले निचले लेवल पे होती है, तो उसे नवांश चार्ट में मूल त्रिकोण राशि की एनर्जीज के साथ जोड़ने की इजाजत नहीं होती है।
उसे बस उतनी ही ताकत दी जाती है, उससे ज्यादा नहीं। ग्रह ज्यादा ताकत हासिल करता है जब वो मूल त्रिकोण राशि की एनर्जीज में जाता है। मंगल मेष में बहुत ज्यादा ताकतवर है बनिस्बत वृश्चिक के। शुक्र तुला में बहुत ज्यादा ताकतवर है बनिस्बत जब वो वृषभ में होता है। बुध कन्या में बहुत ज्यादा ताकतवर है बनिस्बत जब वो मिथुन में होता है। तो अगर वो लग्न चार्ट में मूल त्रिकोण राशियों में है तो वो नवांश चार्ट में मूल त्रिकोण राशियों और दूसरी राशियों दोनों में जा सकते हैं। हालांकि अगर वो लग्न चार्ट में अपने बेस लेवल एनर्जी में जाते हैं, अगर शुक्र लग्न चार्ट में वृषभ में जाता है तो उसे नवांश चार्ट में तुला राशि में दाखिला नहीं मिलता, जो उसकी मूल त्रिकोण राशि एनर्जी है। ग्रह के लिए ऊंचे लेवल की एनर्जी की इजाजत नहीं होती, जिसका मतलब है कि नवांश चार्ट अपनी बनावट की वजह से लग्न चार्ट में ग्रह की ताकत पर हावी नहीं होगा। ये हमें दिया गया एक इशारा है। ये नवांश चार्ट की वो बनावट है जो एनर्जी के ऊंचे लेवल को इजाजत नहीं देगी। तो नवांश चार्ट क्या चिल्ला चिल्ला के हमें बता रहा है? नवांश चार्ट चिल्ला रहा है कि लग्न चार्ट सबसे बड़ा है, लग्न चार्ट की सत्ता चलती है और नवांश चार्ट की बनावट के कारण लग्न चार्ट में एक बेसल लेवल पे बैठा ग्रह नवांश चार्ट में ऊंचे लेवल पे नहीं जा सकता। और ये सिर्फ उस ग्रह के लिए नहीं है जो राशि पे राज करता है। कोई भी ग्रह जो इन तीन ग्रहों शुक्र, बुध और मंगल के बेसल लेवल राशियों जो है वृषभ, मिथुन और वृश्चिक में लग्न चार्ट में जाता है, वो नवांश चार्ट में इन ग्रहों की सबसे ऊंची मूल त्रिकोण राशियों में नहीं जाएगा। तो बृहस्पति अगर वो लग्न चार्ट में वृषभ राशि में है तो वो नवांश चार्ट में कभी तुला राशि में नहीं जाएगा। अगर बृहस्पति लग्न चार्ट में मिथुन राशि में है तो बृहस्पति आप कभी नवांश चार्ट में कन्या राशि में नहीं पाओगे। और अगर बृहस्पति लग्न चार्ट में वृश्चिक राशि में है तो आप बृहस्पति को नवांश चार्ट में कभी मेष राशि में जाते नहीं पाओगे। ये सिर्फ उस ग्रह के लिए नहीं है जो उस पे राज करता है, बल्कि कोई भी ग्रह जो शुक्र, बुध और मंगल के बेसल राशियों कन्या, तुला, मेष के लिए नीचे की राशियों में जाता है, वो नवांश चार्ट में ऊंची मूल त्रिकोण एनर्जी में नहीं जाएगा। नवांश हम पर चिल्ला रहा है और बता रहा है कि लग्न प्लेसमेंट्स ही हुक्मरान है और नवांश चार्ट लग्न प्लेसमेंट्स को ओवररूल नहीं कर सकता। यानी नवांश बेस्ट तो ये कर सकता है कि लग्न चार्ट की ताकत को कॉम्प्लीमेंट कर दे, लेकिन उस पे हावी नहीं हो सकता या उसे ढक नहीं सकता। ये तीन प्लेसमेंट्स या ये तीन ग्रह या इन तीन ग्रहों की मूल त्रिकोण एनर्जीज। अब आउटलायर है बृहस्पति। और बृहस्पति आउटलायर क्यों है? जो ग्रह लग्न चार्ट में मीन राशि में रखा गया है वो नवांश चार्ट में या तो धनु राशि जो इसकी मूल त्रिकोण एनर्जी है या फिर मीन राशि एनर्जी में जा सकता है। हालांकि अगर कोई ग्रह लग्न चार्ट में धनु राशि जो मूल त्रिकोण एनर्जी है में जाता है तो वो नवांश चार्ट में कभी मीन राशि एनर्जी में नहीं जाएगा, चाहे वो धनु में तो जा सकता है। तो ये क्यों है? बृहस्पति के लिए ये आउटलायर क्यों है? वजह ये है कि धनु राशि एनर्जीज में से सबसे शुभ है। दूसरी तरफ मीन सबसे गहरी एनर्जी है और वो समंदर है। कर्क राशि जो एक वाटरी राशि है वो एक तालाब या पानी की छोटी सी धारा की तरह है। वृश्चिक राशि एक गहरी झील जैसी है जहां पानी ठहरा हुआ, बहता नहीं, लेकिन झील गहरी है। दूसरी तरफ मीन समंदर जैसी है। कोई झील समंदर से गहरी नहीं हो सकती और वहां मौजें हैं, तूफान है, तूफानी पानी, ऊबड़ खाबड़ पानी और गहरी अंधेरी एनर्जीज है। वहां दूसरे भी अंसरे हैं, वो दूसरे लोकों में जाने के किनारे पे है। तो एक इंसान मीन एनर्जीज में गुम हो सकता है क्योंकि मीन 12वें भाव का नुमाइंदा भी है जो बर्बादी और ज्यादती या त्यागने या खो देने का भाव है। धनु एनर्जीज गुरु की कृपा पाने की, खुद मालिक ए कायनात का एहसान पाने की एनर्जीज है। तो जो इंसान सच में धनु एनर्जीज को, अखलाकियात, एथिक्स और गुरु की सीख को पकड़े रहता है, वो इंसान कभी मीन की गहरी एनर्जीज या इस दुनिया के नुकसान में गुम नहीं हो सकता। अगर आप 9वें भाव के अखलाकियात और एथिक्स और गुरु की सीख पे कायम है तो ऐसा शख्स कभी गुम नहीं हो सकता,
और इसीलिए लग्न चार्ट में धनु राशि में एक ग्रह का होना नवांश चार्ट में कभी मीन राशि में नहीं जाएगा। तो बृहस्पति एक आउटलायर है। अब ग्रहों में सबसे ताकतवर इकाई है शनि। शनि की सूरत ए हाल ये है कि अगर शनि लग्न चार्ट में मकर राशि में रखा गया है तो वो नवांश चार्ट में हमेशा मकर राशि और अपनी कुंभ राशि, जो इसकी मूल त्रिकोण राशि है, दोनों में जा सकता है। या अगर ये लग्न चार्ट में कुंभ राशि में है, जो इसकी मूल त्रिकोण राशि है, तो ये नवांश चार्ट में आसानी से मकर और कुंभ दोनों में जा सकता है, जिसका मतलब है कि शनि नवांश में हुक्मरान है। शनि यानी शनि देव सबसे ज्यादा ताकतवर है। आप नवांश चार्ट में शनि के चंगुल से अपने कर्मों के प्लेसमेंट्स को नहीं बचा सकते। शनि आपसे वसूल करेगा और नवांश भी आपकी मदद नहीं कर सकता उसे ओवररूल करने में। नवांश भी शनि की कर्माओं एनर्जीज को ओवररूल नहीं कर सकता, और इसीलिए शनि की एनर्जीज इकलौती ऐसी एनर्जीज हैं कि अगर कोई ग्रह लग्न चार्ट में मकर में जाता है तो वो नवांश चार्ट में आसानी से मकर या कुंभ में जा सकता है। अगर कोई ग्रह लग्न चार्ट में कुंभ राशि में जाता है तो वो नवांश चार्ट में आसानी से मकर और कुंभ दोनों में जा सकता है। शनि की इन राशियों में कोई रोक नहीं है, जो सबसे ज्यादा कर्माओं राशियां हैं, और इसी वजह से नवांश एनर्जीज भी शनि के कर्मों के बदले पेबैक को सीमित नहीं करेगी, जिसे शनि दर्शाता है। और यही चीज हमें यहाँ याद रखनी चाहिए। हम यहाँ सूरज और चांद जैसे रोशनाई देने वालों की बात नहीं कर रहे, क्योंकि उनकी केवल एक ही राशि है, कोई दूसरी नहीं। वो आसानी से वर्गोत्तम हो सकते हैं और अपनी लगभग सारी ताकतें बरकरार रख सकते हैं। हालांकि चांद के लिए चुनौती ये है कि अगर ये लग्न चार्ट में कर्क राशि में है, अपनी ही राशि में, तो ये नवांश चार्ट में कभी अपनी उच्च की राशि वृषभ में नहीं जाएगा। तो लग्न चार्ट में अपनी ही राशि कर्क में होने की वजह से चांद पर एक पाबंदी लग जाती है कि वो नवांश में अपनी उच्च की राशि में नहीं जा सकता। तो लग्न से नवांश की पोजीशन में और भी गहरी पाबंदियां हैं। हम आगे और बात करेंगे जैसे जैसे हम नवांश के प्लेसमेंट्स पे और चर्चा करेंगे। आज के लिए बस ये याद रखें, अगर कोई ग्रह लग्न चार्ट में बुध, शुक्र और मंगल की बेस एनर्जीज में जाता है, जो वृषभ, मिथुन या वृश्चिक राशियां हैं, तो वो नवांश चार्ट में कन्या, तुला या मेष की मूल त्रिकोण एनर्जीज में नहीं जाएगा। बृहस्पति की राशियों के बारे में नियम उल्टा है। जो ग्रह लग्न चार्ट में धनु राशि में जाता है, उसका नवांश चार्ट में मीन राशि में जाना रोक दिया जाता है। हालांकि शनि के लिए कोई भी ग्रह जो लग्न चार्ट में मकर या कुंभ में जाता है, वो नवांश चार्ट में या तो मकर या कुंभ में जा सकता है। और इनकी और भी गहरी पाबंदियां हैं, क्योंकि निचली एनर्जीज, जब ग्रह निचली एनर्जीज में जाता है तो ऊंची मूल त्रिकोण एनर्जीज उस ग्रह के प्लेसमेंट के लिए रोक दी जाती है, ताकि लग्न चार्ट में ग्रह को मिली ताकत पर हावी ना हो जाए। इसका गहरा मतलब ये है कि जब आप जिंदगी में निचले लेवल पर काम करते हो, बेस लेवल पर, तो आप अपने आप होते हो। ऊंचे लेवल की ताकतें तुम्हारे लिए रोक ली जाती हैं। तो अगर आप अपनी जिंदगी में ऊंचे लेवल पर काम करते हो, यानी चाहे तुम किसी भी सूरत ए हाल में हो, कोशिश करो कि अखलाकियात पे कायम रहो, कोशिश करो कि ग्रहों की मूल त्रिकोण एनर्जीज पे कायम रहो, तुला राशि की रिलेशनशिप ओरिएंटेशन पे कायम रहो जैसा कि तुला राशि दर्शाती है, बजाय उसके कि तुम मटीरियलिस्टिक राशि या वृषभ जैसी मटीरियलिस्टिक राशि पे काम करो, या मेष जैसी ऊंची गोल ओरिएंटेशन पे काम करो। बजाय वृश्चिक लेवल की रहस्यमयी या शैतानी एनर्जीज पे काम करने के, या कन्या राशि की सेवा वाली एनर्जीज पे काम करो, बजाय मिथुन एनर्जीज की दो दिली ड्यूअल माइंडेडनेस में पढ़ने के, तो कोशिश करो कि अपनी जिंदगी में ऊंचे लेवल पे काम करो। ऊंची एनर्जीज, ग्रहों की मूल त्रिकोण एनर्जीज को दिखाओ, और फिर सब कुछ, वो परमात्मा की एनर्जी तुम्हारी मदद को आएगी। तुम्हें जिंदगी जीने का आसान रास्ता मिलेगा, आसान रास्ता अपने कर्मों में मदद पाने का, और स्पिरिचुअल एलिवेशन भी आसान होगी। जिंदगी आसान होगी, जिंदगी और स्मूथ होगी, जिंदगी कम से कम और स्मूथ होगी, जिंदगी कम से कम और पीसफुल होगी, भले ही मटीरियलिस्टिक फेवरों से भरी ना हो। तो दोस्तों, अपनी जिंदगी में देखो, कुंडली देखने से ज्यादा
और देखो कि तुम ग्रहों की मूल त्रिकोण एनर्जीज पे काम करने की कोशिश करते हो, ऊंचे मैनिफेस्टेशन पे काम करते हो, बजाय निचले लेवल पे काम करने और ग्रहों की जमीनी एनर्जीज पे काम करने के। और फिर तुम पाओगे कि अगर तुम ऊंची मूल त्रिकोण एनर्जी लेवल्स पे काम करना शुरू कर दोगे तो तुम अपनी जिंदगी बेहतर मैनिफेस्ट कर पाओगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करो, इस वीडियो को शेयर करो, और अगर तुम मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हो तो कृपया मुझसे नीचे दिए गए लिंक्स पे राब्ता करो। और अगली बार तक बाय, नमस्कार।